हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। मैं सलील सर हो चुका हूं आपके लिए लाइव लेकर एक नए टॉप 20 क्वेश्चंस का सीरीज, जहां पर आपके क्लास 11 जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और भी अच्छी सी और अच्छे से बेहतर करा रहे हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को। तो मैं सलील सर साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टॉप 20 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं गेस्ट पेपर्स, जो आपके एग्जाम को और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कराएंगे, जहां पर आपको पूरा एग्जाम वाला फील भी आएगा और आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व भी करेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। तो टॉप 20 में आज जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। चले भाई, तो चलिए शुरुआत की जाए पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपके पास चार टाइप है: डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो बेरियम क्लोराइड आपसे कह रहा है, यानी कि BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ, यानी कि NH4 होल ट्वाइस SO4। ये जब रिएक्शन होती है बेटा, तो वहां पर क्या करता है, बेरियम सल्फर के साथ भाग जाता है और अमोनिया जो है वो क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे बन जाता है BaSO4। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो जाता है और Cl2 किसके साथ भाग जाता है, NH4 के साथ। तो ये बन जाता है NH4Cl। ये आपका रिएक्शन इस तरह से फॉर्म होता है। नाउ ये जो फॉर्म बनता है, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेरियम सल्फेट बना, ये प्रेसिपिटेट बनाता है बेटा व्हाइट कलर का और नीचे बैठ जाता है, और ये NH4Cl आपका है। तो यहाँ पे आपने देखा इसने इससे दोस्ती करी, इसने इससे दोस्ती करी, मतलब मगर कैसा डिस्प्लेसमेंट है, डबल, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और एक प्रेसिपिटेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स ये दोनों ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। करेक्ट आंसर सेकंड एंड फोर्थ, राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने भी आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन ही चूज किया होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे करेक्ट वाला चूज करके बताना था। तो चले भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं। कह रहा है वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिल्कुल। एसिटिक वीक है और वाटर तो आपका जनरली देखें तो ना ही एसिड है ना ही बेस है, वो तो न्यूट्रल में काउंट किया जाता है। वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक हो नहीं सकता, एसिटिक वाटर हाइड्रोक्लोरिक नहीं हो सकता, और हाइड्रोक्लोरिक सबसे कम तो पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक आपका वीक एसिड है और पानी जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। ये कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। तो आपको पता है फिनोल्फथलीन, आपने एक मूवी देखी होगी क्या नाम था उसका, खट्टा मीठा, है ना। वहां पर भी ये सीन था एक, जिसमें वो नहीं ब्राइब का केस लगता है एक्ट्रेस के ऊपर, तो उसको एक बीकर में पानी होता है, उसमें ऐसे हाथ डालते हैं, पिंक हो जाता है। तो वहां पे जो पाउडर लगता है वो क्या लगता है, बेसिक पाउडर, उसके हाथ में लगा होता है, जो नोट उसको दी जाती है, आपने देखा होगा शायद। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बेस है। वो फिनोल्फथलीन से जब भी मिलेगा तो बेटा पिंक कलर ही रिलीज करेगा। कैसा कलर रिलीज करेगा, पिंक कलर रिलीज करता है। एसिड के साथ उसका कुछ खास दोस्ती नहीं है, लेकिन बेस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है NaOH, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जैसे ही फिनोल्फथलीन से दोस्ती करेगा तुरंत पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो ऐड करता है कुछ मेटालिक ऐश पानी में और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देता है। ऐश पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है पानी में और सॉल्यूशन अपना कलर बदल लेता है। तो व्हाट शुड द स्टूडेंट डू नेक्स्ट टू टेस्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो जैसे ही उसने कलर चेंज किया है मेटल ने, मेटल का जो फॉर्म है, ऐश है, पाउडर है, वो जैसे ही पानी में मिलके कलर चेंज करेगा, इसका मतलब वो कौन सा टेस्ट करेगा, इवोपरेशन द सॉल्यूशन टू गेट क्रिस्टल, नहीं। मेजर द टेम्परेचर चेंज यूजिंग अ थर्मामीटर, ये तो ऐसे भी कर सकता था। टेस्ट द एसिडिटी यूजिंग अ ब्लू लिटमस पेपर, नहीं। टेस्ट द बेसिसिटी यूजिंग अ रेड लिटमस पेपर। यहाँ पे डी आंसर बनेगा आपका एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा,
डी आंसर क्या बनेगा आपका एब्सोल्युटली राइट बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो जनरली आपके बेसिक फॉर्म होते हैं, इसलिए हम बेसिक नेचर को कंडक्ट करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, है ना। एसिडिटी नहीं चेक करेंगे, ठीक, वो नॉन मेटल फॉर्म होते हैं जनरली। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। Which of the following pair of metals exists in their native state in nature? मतलब अपने रियल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ज्यादा एक्सट्रैक्शन या उनको बाहर ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं। तो आपको पता है कि खदान से क्या निकलता है, सोना चांदी, है ना। तो राइट आंसर आपका सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड बिल्कुल सही। जिंक को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, एल्युमिनियम जो आपका एयू है उसके साथ एच पारा वो तो बनेगा ही नहीं, और आयरन का भी एक्सट्रैक्शन है। दैट मीन्स बिल्कुल अपने रॉ फॉर्म में अगर बात करें, नेटिव स्टेट में बात करें, तो वो है आपका सिल्वर एंड गोल्ड, जो वैसे ही निकालो बेचो खत्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन? बेंजीन में कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड होते हैं ये आपको बताना है। बताइए भाई। 6 3 3 6 3 9 या 9 3? बेंजीन कुछ ऐसा बनता है, यस सर। अल्टरनेट पे डबल भी होते हैं, अल्टरनेट पे डबल है, दैट मीन्स 3 डबल बॉन्ड है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। अब बात आती है सिंगल की, तो सिंगल कितने बन रहे हैं सर? तो सिंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स आंसर है डी। ओके, क्लियर है बेटा। किसी को डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके तुरंत हमें ऐड कर सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन लुब्रिकेंट इन मशीन बिकॉज, आपको पता है ग्रेफाइट होता नॉन मेटल है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। वो करंट का भी फ्लो करा लेता है, वो स्लिपरी भी होता है, और क्या कहता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अच्छा कंडक्टर है? नहीं, कंडक्टर तो करंट के लिए यूज करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक होता है बेचारा। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, स्लिपरी लेयर है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है और स्लेयर स्लिप करता है, इसीलिए तो ल्यूब्रिकेंट अच्छा है। ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि जो चिकनाहट ले आए, है ना, स्लिपरीनेस ले आए, वही अच्छा ल्यूब्रिकेंट है। जैसे ऑयल, है ना, आप लोग अपने घरों में दरवाजे में आवाज आती है, ऑयल डाल देते हो, क्यों डाल देते हो? क्योंकि वहां पे ल्यूब्रिकेंट का काम करे। तो यहाँ पे डेंसिटी से कोई मतलब नहीं, आंसर है आपका सी। बोलो बेटा, डन है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। कह रहा है कि a few drops of ethanoic acid were added to solid sodium carbonate. The observation made was that, अब आपको बताना है कि कुछ ड्रॉप्स हैं एथेनोइक एसिड की, हमने ऐड कर दिया है सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्म है वो सॉलिड है, ठीक है सर। अब ये ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है? a hissing sound was produced, brown fumes involved, या ब्रिस्क इफेक्ट सॉरी effervescence occurred, या pungent smelling gas evolved। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा लॉजिकली सोच के आंसर बताइए क्या होगा भाई। क्या हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा? इथेनोइक एसिड है, हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ सॉलिड फॉर्म में डाला हुआ है, हिसिंग साउंड हाइड्रोजन को रिलीज वाला फॉर्म है नहीं, तो वो बनेगा नहीं। ब्राउन फ्यूम इवॉल्व नहीं होगी। पंजेंट स्मेल एसिडिक, आपको पता है HCl उस फॉर्म में आती है। ब्रिस्क इफरवेसेंस अकर्ड, यस सर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिकली अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या होता है। एनीवन, कई बच्चे तो इसमें ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर ये क्या होता है, ये तो सुना ही नहीं कभी आज तक, है ना। तो जरा मुझे बताना कि इसका मतलब क्या होता है। नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज रखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड। आपको बताना है कि अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या जोड़ दें, ऐड कर दें हाइड्रोजन को, तो वो कैसे हो जाए। आपको पता है अनसैचुरेटेड कब होता है कोई कंपाउंड? जब उसके पास अभी भी बॉन्ड है जो हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई ना, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास कोई भी बॉन्ड अब खाली नहीं है जो नए हाइड्रोजन को जोड़ सके। लेकिन अनसैचुरेटेड कहते हैं कि नहीं, अभी भी हमारे पास जगह है, मुझे तुम हाइड्रोजन लाके दे सकते हो। तो ये जो हाइड्रोजन को ऐड करने का प्रोसेस है, इसे ही कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन हो जाएगा, ठीक है। 9 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आपके पास कभी भी अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें आप ऐड कर दीजिए हाइड्रोजन, तो जो रिएक्शन होगी वो इसको बना देगी सैचुरेटेड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो बन गया, लेकिन इस रिएक्शन को तेजी से करने के लिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट मिलाते हैं। अब वो कैटलिस्ट कौन से होते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख रहे हैं दैट मीन्स आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, देन आप उसके आंसर हमारे साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं जो इस रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं, वो कैटलिस्ट आपको हमें बताने हैं। बोलो क्लियर, एकदम बढ़िया। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ अ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। किसी भी बॉडी में, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, पोस्चर कि हम कैसे खड़े हैं, ऐसे खड़े क्या है, और बैलेंस हमारा किससे कंट्रोल होता है। जो लोग ड्रिंक करते हैं आपने देखा होगा, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका बैलेंस नहीं बनता है चलते समय। क्यों? क्योंकि ड्रिंक करने पर अल्कोहल जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड में मिक्स होता है, तो सबसे पहले किसको डिसबैलेंस कर देता है, वो आपके सेरिबेलम को खराब कर देता है। खराब इन द सेंस उसको प्रॉपर वर्क नहीं करने देता, जब तक वो ड्रिंक का असर रहेगा, अल्कोहल आपका मिक्स रहेगा तब तक, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इसको काम नहीं करने देता सही से, और इसी का काम है बैलेंस करना। तो आप बैलेंस प्रॉपर कर नहीं पाते, ऐसे ऐसे झूमते झामते गिरते हैं और फिर गिर भी जाते कई लोग, है ना। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बेटा। आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज कैरीड आउट बाय। तो भाई अगर आपको कृत्रिम रूप से फलों को पकाना है, जो कि आज के टाइम में हो रहा है, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तेजी से सप्लाई करना है, तो नेचुरली पकने का समय हमारे पास होता नहीं है कि हम नेचुरली उसे पकाएं। तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियली उसमें केमिकल्स डाल के पकाते हैं। तो जनरली उसमें क्या यूज किया जाता है, ऑक्सिस नहीं, इथाइलिन बिल्कुल सही, एप्स नहीं, कोई मतलब नहीं है, गिबरेलिंस कतई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। वेरिएशंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ। तो अगर वेरिएशंस की बात हो रही है तो इनमें से किसके बारे में बात होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन। तो आंसर है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहीं पे आपके जो नए जनरेशन आती है उसमें वेरिएशंस आते हैं। अगर आप असेक्सुअल की बात करते हैं तो वहां एग्जैक्ट कॉपी बनती है ना, वहां वेरिएशन नहीं देखने को मिलते। सेक्सुअल में क्या होता है कि मदर फादर से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर बेबी बॉर्न होता है ना, तो वो उस तरीके से यहाँ पे फॉर्म करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है आपको पता है। तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेंटेन द ग्रोथ, या कंटिन्यू द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, बताइए जल्दी से। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप भी किया करो, थोड़ा हमें भी फील आए कि हाँ आप पढ़ रहे हो मन लगा के, ठीक है। और इसका गेस्ट पेपर अभी बहुत जल्द लाइव होगा, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको वो क्लासेस मिस नहीं करनी है। मिस कर दिया तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी और पेपर को बहुत कम समय बचा है। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, सीट कम है तो और ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट वो तो अलग ही बात है, मेंटेन ग्रोथ, कंटिन्यू द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन कोई स्पेसीज नहीं करती है तो वो स्पेसीज लास्ट स्पेसी होगी, उसके आगे क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डू स्पोर्स डेवलप इनटू राइजोपस। तो आपको बताना है कि किस तरह से वो डेवलप होते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, स्पोर्स डिवाइड होते हैं फिर ग्रो करते हैं नए इंडिविजुअल के फॉर्म में, या फिर स्पोर्स कंबाइन होते हैं और नए स्पोर्स के साथ मिलकर ग्रोथ करते हैं, या फिर स्पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं साइज में और फिर नए इंडिविजुअल की ग्रोथ हो जाती है, या फिर स्पोर्स लैंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, इंक्रीज करते हैं अपनी ग्रोथ अपने साइज को बढ़ा के। बताइए राइट आंसर क्या बनेगा बेटा। तो सीधी सी बात है, सर स्पोर्स को डेवलप करना है राइजोपस में तो लैंड नहीं करते, नो नो नो, एनलार्ज नहीं होंगे,
क्या वो कंबाइन होके ग्रोथ करते हैं? नहीं, डिवाइड होके करते हैं हमेशा। हमेशा वो अपने आप को डिवाइड करेंगे, नया बनाएंगे, वो डिवाइड होंगे, नया बनाएंगे, वो डिवाइड होंगे, नया बनाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही करते हैं। तो स्पोर्स डिवाइड होगा, ग्रो करेगा नया इंडिविजुअल में। सीधा सा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है? लैंड, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, सब कुछ आता है सर। 15 का आंसर बनेगा डी। ठीक है, एनवायरनमेंट वाला जो आपका चैप्टर है ना, वो छोटू सा तो है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। आसान चैप्टर है, छोटू सा है, तुरंत रिकैप कर लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सही आंसर करें। चलिए 16। Which group of waste materials can be classified as non-biodegradable? Non-biodegradable मतलब ना ही हम उसको खत्म कर पा रहे हैं और जमीन के नीचे हजारों सालों तक पड़ा भी रहेगा। तो कौन है वो? प्लांट वेस्ट, यूज, टी बैग्स, नो, ये दोनों तो हो जाते हैं। पॉलीथीन, अरे प्लास्टिक, नाम यही काफी है। हाँ जी, यही आपका सीधा सा आंसर है। टी बैग्स, पेपर स्ट्रॉ, पेपर भी हो जाता है। ओल्ड क्लॉथ, ब्रोकन फुटवियर, ये भी हो जाएंगे, बट प्लास्टिक मटेरियल नहीं होते सर। यही तो समस्या है। प्लास्टिक होने लगे तो मजा आ जाए, है ना? प्लास्टिक होने लगे तो मजा आ जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट, है ना? और सूरज से जो रोशनी आती है वो अर्थ तक आती है, बिल्कुल सही। लेकिन कितने परसेंट वो यूज कर पाती है अर्थ? तो जनरली प्लांट्स जो यूज करते हैं वो 1% ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इतनी सारी एनर्जी का 1% हिस्सा हमारी धरती में प्लांट्स को जीवन देता है, हमें भी देता है। अगर हम 100% यूज कर लें तो फिर खत्म हो जाएगी धरती, है ना? पूरी एनर्जी पता चला यूटिलाइज कर लिए तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी है, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर हम करने लग जाए तो मजा ही आ जाए, है? गर्मी बहुत बढ़ा देगा वो। ठीक है, चलिए फिलहाल तो सोलर रेडिएशन का 1% पावर प्लांट गेन कर लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उठा ली, जमीन के नीचे से पानी उठा लिया, सन से सनलाइट ले ली, क्लोरोफिल का यही काम है। फिर वो ब्रेक करेगा, खाना बनाएगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, अपना खाना बनाता है, ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती। ठीक है, तो सीधा सा आंसर 1%। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? When light travels from one medium to another, which of the following factors change? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, आपको पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है ना? ये बात आपको पता है। अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लाइट आपका इंसिडेंट हुआ है आई एंगल पर और फिर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है आर पर, है ना? लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए आप डेंसर से रेयरर लेकर जा रहे हैं लाइट को, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। हाँ जी, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये बात आपको पता ही है। नाउ अगर लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या चेंज होता है? तो आपने देखा कि ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है? नहीं। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती बेटा, याद रखिएगा। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। एम्पलीट्यूड में भी कोई खास चेंज आपको नहीं मिलने वाला। वेवलेंथ और स्पीड, वेवलेंथ और स्पीड ये दोनों ही बदल जाते हैं मीडियम चेंज होने पर। अगर आप रेरर से डेंसर आ रहे हैं तो जो आपका स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, डेंसर से रेरर जा रहे हैं तो स्पीड अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, बाकी मीडियम में धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन अ मीडियम ऑफ। तो इनमें से किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? मैंने आपको बताया था वैक्यूम में सबसे ज्यादा, बाकी जैसे जैसे डेंस मीडियम होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम के साथ स्पीड ऑफ लाइट, क्या क्या रिलेशन बनता है बेटा? तो सीधा सा एक आंसर बनता है कि जैसे जैसे डेंसिटी घटेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगा। ये सीधा सा लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम पूछा गया है, तो ग्लास, वाटर, वैक्यूम, डायमंड। तो वैक्यूम सबसे कम डेंसिटी लेकर चलता है बेटा, तो राइट आंसर आपका वैक्यूम है।
ठीक है? और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड के पास है ना? हाइली डेंस है, तो यहाँ पे लोवेस्ट स्पीड होगी। यहाँ पर लोवेस्ट स्पीड होगी बेटा, ठीक है? यहाँ स्पीड सबसे कम हो जाएगी, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। बोलो क्लियर? डन है? नाउ अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सर रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक आयरन का बताइए जिसमें करंट फ्लो होती है 4 एम्पीयर की और वो कनेक्ट होती है 220 वोल्ट की मेन सप्लाई से। ओम्स लॉ सबको आता है, आप लगा दोगे, सीधा सा लॉजिक है। ओम्स लॉ आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर, ये सीधा सा लॉजिक है। तो आपको दिया गया है 220 वोल्ट, करंट कितना है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस आपको पता नहीं। तो आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 220 वोल्ट बाय 4 एम्पियर, 4 से इसको काट दिया, बच गया 5, तो 20, तो ये आ गया 55 ओम। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। डन। तो ये हो गए आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो आज हमने किए सॉल्व। आज जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा वेरिएशन वाले थे, मॉडरेट इजी, तो ज्यादा टफ नहीं ला रहा हूँ हर बार कि आप डर ना जाओ कि अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या। टफ भी आते हैं, मॉडरेट लेवल के अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी कुछ इजी भी आते हैं। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन हर क्लास में ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ डिस्कस करने का। पहले 2 क्लासेस में मैंने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल और इजी भी रखा है जिससे आपको डर ना लगे। लेकिन आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कभी कभी क्या होता है, काफी इजी क्वेश्चन भी हमें लगता है हमें तो आता है, लेकिन हम उसे अच्छे से पढ़ते नहीं है और गलत कर देते हैं। तो इसलिए आसान क्वेश्चन में भी गलती ना करो, उसके लिए उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है? तो आज के सेगमेंट में हमने कुछ टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके कॉन्सेप्ट को समझे। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हुए हैं, उसके आंसर्स जरूर एक बार चेक करिए, क्या गलती हुई है, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलिए और वहां के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर जब तक आप टॉप 20 में 18-19 क्वेश्चन बिल्कुल सही ना करने लगे, तब तक अपने रिवीजन को स्टार्ट रखिए। ठीक है? 1-2 क्वेश्चन तो बनता है, ऑब्वियस सी बात है, आप 100% तो सही नहीं करोगे, बट ट्राई करिए 18 से 19 क्वेश्चन सही हो। उसके लिए क्या करना है? क्वेश्चंस को एनालिसिस, जहां गलती है उसको पकड़िए और वो टॉपिक अच्छे से तैयार करिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए। वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।